स्टूडेंट्स, हम लोग ईवीएस में चैप्टर 6 नेचुरल कैलेमिटीज़ पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने ड्रॉट तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक। डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट अर्थ सरफेस दैट कॉजेज सडन शेकिंग ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक इसको बोलते हैं, भूकंप होता है, ठीक है। हिंदी में उसमें क्या होता है, जो हमारी अर्थ सरफेस होती है उसके अंदर कुछ शेक होना या फिर कुछ हिलना, अंदर की जो लेयर होती है हमारी अर्थ सरफेस की, अगर वो हिलती है, डिस्टर्ब होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। अर्थक्वेक कैन बी कॉज बाय फॉलोइंग रीजंस। जो अर्थक्वेक होता है वो कुछ रीजंस की वजह से आता है। व्हेन टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड्स विद ईच अदर इट कॉजेज ट्रम्बलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। जब हमारे जो अर्थ सरफेस है जो हमें दिखती है लेकिन अंदर से और ज़्यादा डीप सरफेसेस हैं, तो क्या होता है, जो अंदर की जो प्लेट्स होती हैं वो क्या होती है, एक साथ क्या होती है, कोलैप्स हो जाती है, मिल जाती हैं कभी कभार। जैसे एक प्लेट यहाँ से हिल रही है, एक प्लेट यहाँ से, जब दोनों ही मिल जाएंगी प्लेट्स तो आवाज़ तो होगी, आवाज़ के साथ साथ शेक भी होंगी, तो अंदर की जो प्लेट्स हैं वो हिलती हैं। जब नीचे की प्लेट्स अगर ज़ोर से हिल जाएंगी तो ऊपर कुछ ना कुछ तो दिखेगा ना हमें असर, इसीलिए जो टाइटैनिक प्लेट्स होती है हमारी वो हिलती हैं, तब उससे हमारी जो अर्थ सरफेस है वो हिलने लग जाती है। न्यूक्लियर बॉम्बिंग एंड वॉल्केनिक एरप्शंस ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू शेकिंग ऑफ द ग्राउंड। जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है और या फिर वॉल्केनिक एरप्शंस, उनके वजह से भी जो हमारी अर्थ का जो सरफेस है उसमें भी क्या होता है, शेकिंग होती है। डिड यू नो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। अगर कोई साइंटिफिक स्टडी करता है, अर्थक्वेक के बारे में जानता है, अर्थक्वेक की स्टडी करता है, उसको क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी बोलते हैं। डिड यू नो द लॉन्गेस्ट अर्थक्वेक इज रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री टुक प्लेस इन 2004 इन द इंडियन ओशन इन लास्टेड फॉर 10 मिनट्स। जो सबसे बड़ा अर्थक्वेक जो देखा गया हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो अब तक का जो सबसे बड़ा जो अर्थक्वेक आया था वो 2004 में आया था इंडियन ओशन में, और कब तक के लिए था, वो 10 मिनट तक के लिए था। द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड फोकस। जो अर्थ सरफेस के अंदर जो एकदम सीधा जाके पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। एंड एपिसेंटर इज द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस। इट इज पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक बिगिंस। द इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक इज मोस्ट नियर द एपिसेंटर। जो फोकस होता है, अब जैसे ये एक फोकस है, ठीक है, यहाँ पर एक मैंने बिंदी बना दी, आपका एक फोकस है। या सरफेस के अंदर शीशे एकदम यहीं पर होते हैं। सबसे ज़्यादा डैमेज कहाँ होगा, अगर कुछ भी चोट लगेगी तो सबसे ज़्यादा इधर होगी ना, इसके आसपास के जो एरिया होंगे उस पर होगी, जो दूर होंगे उनमें कम होगा। इसीलिए जो एपी सेंटर के नीचे या फिर ऊपर की तरफ जो भी घर होते हैं या फिर कोई भी चीज़ होती है, इंडस्ट्रीज वगैरह होती है, तो उन पर ज़्यादा असर दिखाता है, ठीक है। स्टेप्स टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक आ जाए तो आपको क्या क्या करना चाहिए। भूकंप आ रहा है, आपने सुना होगा कि यहाँ पर भूकंप आया या फिर वहाँ, तो क्या करना है, डोंट पैनिक। आपको एक तो पहले घबराना नहीं है। मूव टू ओपन एरिया लाइक पार्क्स बट नॉट नियर द टॉल बिल्डिंग्स एंड ट्रीज। आपको खुले मैदान में चले जाना है, लेकिन याद रखें कभी भी लंबी बिल्डिंग्स हो गई या फिर ट्रीज हो गए उनके पास नहीं जाना है। दे कैन फॉल ऑन अस ड्यूरिंग ट्रेमेंट्स। क्या होगा, अगर मान लो ज़्यादा ज़ोर से आएगा तो वो भी हिल के हमारे ऊपर गिर सकते हैं, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम ग्लास विंडोज़ एंड डोर्स। और जो कांच की विंडोज़ होती है, डोर्स होती है, उनसे भी दूर रहना है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू मूव आउट टेक शेल्टर अंडर टेबल और स्टैंड इन कॉर्नर ऑफ द रूम। अगर मान लो आप घर से बाहर नहीं जा पा रहे तो क्या करें, एक जरा सा कोने में चले जाओ या फिर टेबल होगी, टेबल के नीचे चले जाओ। If the intensity of the earthquake is severe, it may cause a tsunami near the coastal areas. अगर earthquake बहुत ही तेज़ इंटेंसिटी से आई है, बहुत ही ज़ोर वाली अर्थक्वेक आई है, तो क्या होगा, जो सुनामी मतलब कहाँ आ जाती है, बाढ़ आ जाती है ना। देखा होगा जो कोस्टल एरियाज, जो नदी के पास वाले जो एरिया होते हैं वहाँ पर सुनामी आ जाती है, क्योंकि अर्थक्वेक के वजह से पूरा हिलता है, तो समुद्र में भी कुछ लहरें होती हैं, तो वो कोस्टल एरियाज़ में जो उनके आस पास जो घर होते हैं उनमें दिखाई देती है। ये देख सकते हो, सुनामी ऐसे कोस्टल एरियाज़ में आ जाती है। सुनामी के बारे में पढ़ेंगे अब। सुनामी और हायर वेव्स कॉज बाय सडन मूवमेंट ऑफ द बेड ऑफ द ओशियंस ड्यू टू अर्थक्वेक्स, ठीक है। अर्थक्वेक के वजह से जो हमारे जो सडन मूवमेंट होता है पानी के, जो ओशन के जो बेड्स होते हैं, लहरें वगैरह होती हैं, उनमें होता है, किसके वजह से, अर्थक्वेक की वजह, तभी हमारी क्या होती है, सुनामी आ जाती है। द वेव्स ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन विच कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड लाइफ। जो उनकी वेव्स होती हैं, लहरें होती हैं, वो हर तरफ जाती हैं, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं प्रॉपर्टी को, इंसान की जो प्रॉपर्टी होती है और लाइफ को भी, अगर उसके आसपास कोई है फंस गया तो। द पैसिफिक ओशन एंड इट्स adjacent areas are the largest and most
diverse and most tsunami prone of any of the earth's ocean। जो पैसिफिक ओशन हो गया या फिर इसके आसपास लगे हुए जो एरिया हैं वो सबसे ज़्यादा सुनामी आने के चांसेस रहते हैं, या फिर जहाँ पर पानी का ज़्यादातर ओशंस वगैरह पाए जाते हैं वहाँ पर सुनामी जल्दी आती है। In 2011, a tsunami struck Japan because of an earthquake with the magnitude of 8.8. It caused a lot of damage to life and property। जो 2011 में देखी गई थी जो सुनामी, बहुत ही बड़ी सुनामी आई थी जापान में, क्यों किसके वजह से आ गई थी? अर्थक्वेक की वजह से। जब अर्थक्वेक आया था वो कितना नापा गया था, जब मेज़र किया गया था मैग्नीट्यूड कितने कह सकते हो कितना ज़्यादा आया था अमाउंट में, वो 8.8 मैग्नीट्यूड से आया था। उससे क्या हुआ था, बहुत सारे लोग की जान चली गई थी और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, घर वगैरह सब डूब गए, ठीक है, और सब बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, अभी तो हमने डिज़ास्टर्स सुने कि फ्लड आ जाए या फिर कुछ हो जाए तो क्या होता है, अब इनको कैसे मैनेज करेंगे, अब ये सब चीज़ें आ गई, ठीक है। तो हम अपना सेफ्टी कर सकते हैं, लेकिन और बड़े एरिया में जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है? द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट द गवर्नमेंट नीड्स टू डू इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स ऑन हाउ टू डील विद डिज़ास्टर्स। अब कभी डिज़ास्टर आ जाए, अब हम लोगों ने तो बुक में पढ़ लिया, फिर आप लोगों ने सुन लिया न्यूज़ में, तो हमें पता है। अगर जो लोग के पास न्यूज़ भी नहीं आती, पढ़े लिखे भी नहीं है ज़्यादा, तो वो कैसे अवेयर होंगे? तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? पहले सबको, हर एक को जागरूक करना चाहिए सिटीजन्स को कि अगर कोई डिज़ास्टर आ जाए, फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, या फिर बाढ़ आ रही है, या फिर सुनामी आ रही, कुछ भी हो रहा है, तो कैसे आपको अपने आप को संभालना है, अपने घर वालों को कैसे रखना है। एवरी सिटीजन मस्ट बी गिवन ट्रेनिंग टू ऑन हाउ टू एक्ट इन दीज सिचुएशंस। हर एक नागरिक को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो उसे कैसे क्या डील करना चाहिए। इन द इवेंट ऑफ द डिजास्टर द लोकल पुलिस मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर, द आर्मी हेल्प्स टू क्लियर द रोड एंड इन सेटिंग अप कैंप्स, द एयर फोर्स ड्रॉप्स द फूड, मेडिसिन एंड क्लोथ्स फ्रॉम द एयर वेयर द फूड आर ब्लॉक्ड। जो डिज़ास्टर होता है जहाँ पर भी, तो वहाँ पर जो लोकल पुलिस होती है वो लॉ और ऑर्डर बनाती है कि आप लोग को देखा होगा अभी जैसे कोरोना का चल रहा था, तो जो पुलिस की गाड़ी थी वो बार बार जा रही थी, माइक से अनाउंस कर रही थी कि आपको ये करना है वो करना है। ऐसे ही उस टाइम पे भी किया जाता है। जो आर्मी के पर्सन होते हैं वो रोड्स को क्लियर करने में, सफाई करवाने में हेल्प करवाते हैं, कैंप्स लगवाते हैं, लोग जिनके घर वगैरह उजड़ जाते हैं, या फिर अगर फ्लड में इधर से उधर बह के आ गए हैं, या जो एयरफोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फूड होगी, मेडिसिन या फिर कपड़े लोगों को या फिर हवा के द्वारा, मतलब एरोप्लेन से या फिर हेलीकॉप्टर की हेल्प से वो लोग जहाँ पर रोड्स में ब्लॉक्ड हैं वहाँ पर बस वगैरह ट्रक वगैरह कुछ नहीं जा सकता, तो वो एयर के द्वारा लोगों को ये सारे सामान दिए जाते हैं। देयर आर मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस विच हेल्प द पीपल एट द टाइम ऑफ डिजास्टर लाइक रेड क्रॉस सोसाइटी, WHO, यूनिसेफ एट्सेट्रा। कुछ ऐसी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, गवर्नमेंट के साथ साथ ये नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि लोगों को हेल्प करती हैं अगर डिज़ास्टर हो जाता है, आपदा आ जाती है। तो जैसे कि रेड क्रॉस सोसाइटी है वो हेल्प करती है, WHO, यूनिसेफ। दे प्रोवाइड हेल्प टू ह्यूमन बींग्स इन फॉर्म ऑफ मेडिसिन, फूड, सेटिंग अप ऑफ रिलीफ कैंप्स विच आर अ टेम्परेरी होम फॉर द विक्टिम्स। ये क्या करते हैं, जो नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करती हैं, जो लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड करती हैं या फिर खाना प्रोवाइड करते हैं, जो कैंप्स होते हैं वो लगाते हैं, चेकअप करते हैं ये लोग। और जो कैंप्स होते हैं वो टेम्परेरी हाउस होते हैं जिन लोग जो पीड़ित होते हैं, जैसे कि अगर किसी का घर उजड़ गया है, ठीक है, अब उसके पास रहने के लिए कोई चीज़ नहीं है, जगह नहीं है, सोने के लिए है नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो कैंप में जाके अपने लिए सारी सुविधाएँ पूरी कर सकता है, ठीक है।